छठ पूजा हमारी रोक दी गई और किसान आंदोलन में कोरोना नहीं हो रही है। मैं गांधी की बंदर महिला नहीं हूं। 16 तारीख तक सरकार अगर किसान आंदोलन से को हटाती नहीं है और किसान आंदोलन से निपटती नहीं है तो 17 को फिर जाफराबाद बनेगा और रागिनी तिवारी फिर रोड खाली कराएगी और आंदोलन बंद कराएगी। इसकी पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की होगी। जय हिंद। हमारे देश का अन्नदाता सड़कों पर है, जिसकी वजह है 21 सितंबर 2020 को संसद द्वारा 3 कृषि कानून पास किए जाना, जिसमें किसानों का कहना है कि यह कानून हमारे हक में नहीं है। वहीं सरकार का कहना है कि यह तीनों कानून किसानों के हित में हैं। यह तीनों कानून 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर देंगे और सरकार का कहना है कि इन तीनों कानूनों का लंबे समय में जाकर फायदा होगा और इन्हें विपक्ष ने उकसाया है। किसानों के जरिए कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रही है। यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है कि क्या किसान कांग्रेस का कहा मान सकता है? तो फिर कांग्रेस हर किसी इलेक्शन में क्यों हार रही है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। किसानों का कहना है कि सरकार ने कई सारे फैसले देश में बदलाव लाने के लिए किए हैं, जैसे रातों रात नोटबंदी करना, जिससे कि 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी और देश की आर्थिक स्थिति को कितना नुकसान पहुंचा था। देश में सरकार ने एक और बदलाव लाया, जिसमें कि उनका तरीका था जीएसटी लागू करना। जीएसटी से आपको भी मालूम होगा कि देश पर कितना असर पड़ा है। कोरोना काल में 21 दिन का लॉकडाउन लगाया था, जिसकी वजह से हजारों प्रवासियों की जिंदगी की क्या हालत हो गई वह आपके सामने है, जिसकी वजह से सरकार पर किसान भरोसा नहीं कर रहे हैं और इस कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। पहले हम ये समझ लेते हैं ये तीनों कानून हैं क्या। पहला कानून है फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड सिंप्लीफिकेशन। इस कानून में कहा गया है कि किसान अपनी फसल कहीं भी बेच सकता है जहां उसे अपनी फसल के दाम सही मिल रहे हों। खरीदने वाले के पास रजिस्ट्रेशन ना भी हो तो वह खरीद सकता है। किसानों को लगता है कि सरकारी मंडियों का हाल बीएसएनएल की तरह ना हो जाए। बीएसएनएल की नौबत बिकने तक पर आ गई है। ऐसे ही कहीं सरकारी मंडियां ना बिक जाएं और मंडियों के बिकने के बाद जो व्यापारी हैं तो उनसे वह किस दाम पर फसल खरीदेंगे, क्योंकि सरकार ने इन कानूनों में एमएसपी नहीं लगाई है। अब बात कर लेते हैं दूसरे कृषि कानून की, जिसका नाम है द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड एग्रीकल्चर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन प्राइस एश्योरेंस एग्रीकल्चर सर्विस एग्रीमेंट, जिसे हम आम भाषा में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी कह सकते हैं। इस कानून में कहा गया है कि अगर किसान अपनी खेती किसी को भी कॉन्ट्रैक्ट पर देना चाहता है तो वह दे सकता है। अगर कोई भी विवाद होता है तो वह कोर्ट नहीं जा सकता, उसके लिए वह सिर्फ एसडीएम तक ही जा सकता है। अब ऐसे में जो व्यापारी है उसके पास पैसा है, वह काफ़ी पैसे खर्च करने के बाद एक अच्छा वकील कर सकता है, लेकिन किसान कहाँ से इतना पैसा लाएगा? और किसान तो तहसील तक जाने में डरता है, तो वह अपनी खेती को बचाने के लिए कहाँ कहाँ जाएगा? अब बात करते हैं तीसरे कृषि कानून बिल की, जिसका नाम है एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल। यह बिल न सिर्फ किसानों के लिए बल्कि सभी आम लोगों के लिए काफ़ी खतरनाक है। इस कानून में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जितना चाहे उतना भंडारण कर सकता है, सरकार की तरफ से कोई रोक नहीं है। आम भाषा में इसे जमाखोरी भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर किसानों का सवाल है कि किसान तो जमाखोरी कर नहीं सकते क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो एक अलग ऐसे कुछ व्यवस्था करें जिससे कि उनकी फसल 6 महीने रुक सकें। यह काम सिर्फ व्यापारी ही कर सकते हैं और व्यापारी जब भी काम करते हैं वह फायदे के लिए काम करते हैं। उन व्यापारियों के पास इतना पैसा होगा कि वह अपनी वस्तु जब तक रोक सकते हैं तब तक कि देश में उस वस्तु की कमी ना हो जाए। एग्जाम्पल के तौर पर देश में हर साल प्याज महंगी होती है लेकिन ख़त्म कभी नहीं होती है। आप 10 रुपये किलो से लेकर 100 रुपये किलो तक खरीद सकते हैं, मिल जाती है लेकिन ख़त्म नहीं होती है। अगर इस कानून के तहत व्यापारियों ने फसल की जमाखोरी शुरू कर दी तब देश का क्या होगा? पहले कानून के जरिए देश की मंडी खत्म होने का खतरा है। वहीं तीसरे कानून के जरिए इतनी जमाखोरी हो सकती है कि देश के अंदर वस्तुओं को महंगे से महंगे रेट पर खरीदने के लिए आम इंसान मजबूर हो जाएगा। तब मना किया है जमाखोरी करने के लिए, तब के लिए सरकार ने मना किया है या तो देश में युद्ध की स्थिति हो या भूखमरी हो कि आप जमाखोरी नहीं कर सकते। यह तीनों बिलों में कहा गया है। अब यहाँ पर सरकार कह रही है कि हम पर किसान भरोसा रखें, वहीं किसान कह रहे हैं कि हम सरकार पर कैसे भरोसा रख लें। अगर यहाँ किसानों का सोचना सही है
तो आप खुद सोच सकते हैं कि आने वाले समय में ये कानून हमारे देश के लिए और हमारे लिए कितने ख़तरनाक हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि पिछले कानूनों में सब कुछ अच्छा था, उसमें कुछ कमियां थीं, उनको दूर किया जा सकता था। हमारे देश में कुल 7,000 मंडियां हैं, जबकि हमारे देश में 86% ऐसे किसान हैं जिसके पास 2 हेक्टेयर ज़मीन है। 7,000 मंडियों को अगर हम देखें तो 400 से 500 किलोमीटर की दूरी पर एक मंडी पड़ेगी। सुधारों को छोड़कर सरकार ये 3 बिल लेकर आ गई, जिसमें किसानों का कहना है कि ये हम पर थोपे जा रहे हैं, इनको वापस लो। इनको वापस लेने के बजाय सरकार के मंत्री कह रहे हैं ये खालिस्तानी है, ये पाकिस्तानी चीनी है। शाहीन बाग आपको याद होगा, 15 दिसंबर को वह भी धरने पर बैठे थे सीएए के खिलाफ। अमित शाह ने कहा था हम 1 इंच भी इस जगह से वापस नहीं होंगे, जिसकी वजह से शाहीन बाग में औरतें धरने पर बैठ गई थी। सरकार की लाख कोशिशों के बाद भी शाहीन बाग की औरतें हटने का नाम नहीं ले रही थीं। शाहीन बाग के नाम पर ही देश में कई जगह शाहीन बाग बन गया था। शाहीन बाग को ख़त्म करने के लिए कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, रागिनी तिवारी, जिनका बयान खूब वायरल हुआ था, आप इनका बयान सुनिए। इन्होंने क्या कहा था उस दौरान। दिल्ली पुलिस लठ बजाओ हम तुम्हारे साथ हैं, अरे मोटे मोटे लठ बजाओ हम तुम्हारे साथ हैं। जरूरत पड़ी तो हमें बुलाओ हम तुम्हारे साथ। क्या हुआ क्या हुआ? अरे जो भी गद्दार है काट डालो, उसको काट डालो। ये भीमटी है क्या? कौन है बे तू? बहुत हुआ सनातन पर वार, अब नहीं सहेंगे वार। आर पार की लड़ाई, सभी सनातनियों बाहर आओ, मरो या मार डालो, बाद में देखी जाएगी। बहुत हुआ, न खोला खून नहीं वो पानी है। अब रागिनी तिवारी ने किसानों को आंदोलन खत्म करने का 17 दिसंबर तक का टाइम दिया है। क्या कह रही हैं सुन लीजिए। छठ पूजा हमारी रोक दी गई और किसान आंदोलन में कोरोना नहीं हो रही है। मैं गांधी की बंदर महिला नहीं हूं। 16 तारीख तक सरकार अगर किसान आंदोलन से को हटाती नहीं है और किसान आंदोलन से निपटती नहीं है तो 17 को फिर जाफराबाद बनेगा और रागिनी तिवारी फिर रोड खाली कराएगी और आंदोलन बंद कराएगी। इसकी पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की होगी। इन पर पहले भी कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। अगर यहाँ मैं बात करूँ तीनों कृषि कानून हो गई, तब बिहार में 2006 में सरकारी मंडियां खत्म कर दी गई थी। क्यों? वहाँ के लोग दूसरे प्रदेशों में काम करने के लिए जाते हैं, क्योंकि जिस तरह से सरकार कह रही है कि इसका फ़ायदा लंबे समय में होगा, तो 2006 से 2020 तक 14 साल हो चुके हैं। क्या इससे भी कोई लंबा समय होगा? उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।